अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है। ठीक सर, आप कैसे? कैसे सर? जी सर, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। मुझे एडमिन बना दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। First two cases will be for Dr. Saima, then Madam Sadia, then Dr. Ikra. बता दें जब स्टार्ट करें। सर शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ केसेस मैंने अपने पास सेव किए थे, तो आज मैंने कहा चलो क्लास कर लेते हैं। आप लोगों का टॉक्स भी करीब आ गया, तो हो सकता है इसमें से कोई केस लग जाए और कोई ऐसा पॉइंट आप लोगों को पता चल जाए जो एग्जाम में आप लोगों के फायदेमंद हो। तो ये सारे केसेस मैंने डिफरेंट सोर्सेज से ऑनलाइन में लेक्चर्स देखता हूँ, कभी कभी रेडियोपीडिया से उठाता हूँ, तो ये मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। तो मैं उसी से ये सारी क्लासेस बताता हूँ। दूसरी बात, जो मेरा करंट नॉलेज है वो आप लोगों के नॉलेज से कम है, क्योंकि आप लोग अभी फ्रेश थ्योरी पास की है, थ्योरी पढ़ रहे हैं, वाइवा की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो जो मेरी यूजुअल प्रैक्टिस है वो तो अल्ट्रासाउंड की है। उसमें फिर आपको लोगों को पता है इतना ज़्यादा एकेडमिक के साथ वो टच नहीं होता, वो यूजुअल केसेस होते हैं। मुझे अपना शौक है, तो अपने शौक से कभी कभी मैं रेडियोपीडिया से पढ़ लेता हूँ, कोई लेक्चर देख लेता हूँ ऑनलाइन। लेकिन आप लोगों का मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तो हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलूँ जो कि हो सकता है कि सोर्स से, जो अपना लिटरेचर से मैच ना करें। अगर कोई मैं मिस्टेक करता हूँ तो आप लोग काइंडली मुझे करेक्ट कर लें, ग्रुप में दे दें या चैट बॉक्स में दे दें या डॉक्टर नईम को बता दें। तो ये टू वे लर्निंग होती है, असल में मेरी भी लर्निंग हो रही है। दूसरी बात ये होती है कि क्लास का मेन मकसद आपको थ्योरी पढ़ाना नहीं है। थ्योरी आपने टेक्स्ट से ही पढ़नी है, मैंने पिछले क्लास से भी कहा था।
इसमें हमने ये एक अप्रोच और एग्जाम में कैसे टैकल करना है, और मेरे दो एक्सपीरियंस, एक मेरा फेलियर का एक्सपीरियंस है और एक मेरा पास का एक्सपीरियंस है। तो उन दोनों को मैं आपको बताता जाता हूँ कि आपने क्या गलती नहीं करनी और क्या आप लोगों ने करना है। तो इससे आप लोगों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस तरह किसी ने मुझे गाइड नहीं किया था। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, जब मैं रेजिडेंसी में भी था तो अपनी कॉल्स पे अपने जूनियर्स को ये सिखाता था, जो मैं मिस्टेक करता था वो मैं अपने जूनियर को सिखाता था, ताकि वो मिस्टेक फिर वो ना करे। तो इसी तरह हम लर्निंग करते हैं। और तीसरी बात ये कि इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो मैं पिछली क्लास में भी लिख चुका हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंस ये होती है कि आप बार बार केसेस को देखें, क्योंकि अलग अलग केसेस वो लाएंगे। कोई एक बुक से उठा के नहीं लाते। पैथोलॉजी जो होती है वो बुक पढ़ के नहीं आती है, वो पैथोलॉजी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करती है। तो अगर आपने वो काज़मी की लिस्ट देखी होगी, तो हर सिस्टम में तकरीबन मैक्सिमम 100 केस बनते हैं, और 50 तो बहुत इंपॉर्टेंट केस बनते हैं। यही केसेस आते हैं आपके टॉक्स में भी लगते हैं, यही आपके वाइवा में भी लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप जितने ज्यादा केसेस देखेंगे एक ही पैथोलॉजी के, जितने डिफरेंट मॉडलिटीज में देखेंगे, आपकी आई ट्यून होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वही चीजें बार बार उसको देखें, और फिर उसको उस टॉपिक को A to Z रेडियोपीडिया या किसी अच्छे सोर्स से प्रिपेयर करें कि आपको उसकी क्लासिफिकेशन से लेके मैनेजमेंट और वर्ड्स सब कुछ आता हो। तो की टू पास द एग्जाम ये है। बाकी अगर आप बड़ी टेक्स्ट देखेंगे तो इतनी ज्यादा पैथोलॉजीज और इतनी ज्यादा मोडेलिटीज और रेयर चीजें इतनी ज्यादा है कि वो आप कभी कवर ही नहीं कर सकते पूरी जिंदगी में। लेकिन आपने एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जितने ज्यादा केसेस देखेंगे, बेशक वो सेम पैथोलॉजीज हो, आपकी आई ट्यून होगी, तो उसका फायदा ये है। तो ये केस नंबर 1 है। Okay, sir, I'm provided with the multiple axial slices post-contrast imaging of the abdomen and at the lower abdomen. I can appreciate heterogeneously enhancing mass is appreciated um, in the abdomen, in the lower abdomen, which is anterior to the aorta and the IVC, and is averting these and is causing the anterior displacement of the bowel loops. It is having multiple hypoechoic internal areas, non-enhancing areas within. Laterally, it is abutting the left lateral abdominal wall, and it is not causing the encasement of the vessels. So I cannot appreciate any calcific density within this lesion. And so the findings are likely lesion within the abdomen, which is I cannot appreciate any adjacent origin from the any bowel loop of this lesion. Okay. So this could be any लोकेशन pelvic. Yes. लोकेशन क्या लग रही है इसकी? सर रीजन की ये mesenteric लोकेशन, मेजेंटेरिक रीजन है। mesenteric origin है कोई ये। ज्यादा इन्हांसमेंट लग रही है? नहीं सर। नहीं, इन्हांसमेंट ज्यादा नहीं है ना, आपने कहा इन्हांसिंग, तो कोई सिर्फ सिग्निफिकेंट माइल्ड इन्हांसिंग नहीं। enhancing, और ये just जो अंदर subtle septa लाइनें भी नजर आ रही हैं, ये सेप्टा है, septation ये septa है। सेप्टेशन है। तो इसमें देखें तो इसमें आपको क्या लग रहा है? सर ये mesenteric, सर ये हाइडेटेड सिस्ट हो सकती है, हाँ, क्योंकि इसमें मल्टीपल इंटरनल डॉटर सिस्ट हो सकती है। सर रिट्रोपेरिटोनियल लाइपोसार्कोमा हो सकता है ये। अगर इसमें फैट डेंसिटी अगर हम लें तो वो डेंसिटी कंफर्म करेंगे फैट आपकी। डेंसिटी और इन्हांसिंग कंपोनेंट कोई नहीं है। यस और सर। और सर मेसेंटेरिक में हाइड्रेटेड हो सकता है सर। बाकी ये इनकैप्सुलेटेड है, वेल इनकैप्सुलेटेड है। हम्म, तो सर पेनिकुलाइटिस हम्म, या वो चीज़ें इतनी इनकैप्सुलेटेड नहीं होती, और इसमें फ्लूइड डेंसिटीज नहीं, आ रही हैं। तो तो मल्टी सिस्टिक सर सेप्टेटेड लिम्फेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा। लिम्फेंजियोमा। यस ठीक है, ये लिम्फेंजियोमा। लिम्फेंजियोमा था। इसमें थोड़ा सा आपको सॉलिड सा लग रहा था, इसलिए आपने इनहेंसमेंट लग रही थी। फिर जब आपने दूसरा सेक्शन देखा, इसलिए आपने सारे सेक्शंस और सारी इमेजेस देखनी है, ताकि आप इसको सही से अप्रिशिएट करें। एग्जामिनर भी आपको गाइड करेगा। 90% ऑफ द एग्जामिनर्स आपको पास करने के लिए होते हैं, वो 5% होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा वो करेंगे, वो रेयर है। नॉर्मली अगर एग्जामिनर आपको कोई हिंट दे रहा है तो आपने ये अज्यूम करना है कि ही इज ट्राइंग टू पास मी। तो ज्यादातर सीनियर्स कहते हैं, या कुछ एक्सपीरियंस ऐसा भी होता है, पर्सनल भी ये लग रहा होता है कि यार ये फेल करना चाहते हैं या इस तरह है। लेकिन मेरे दो एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो मेजोरिटी होते हैं वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो एक और बात है, वो जो एमआरआई में सीक्वेंसेस का ना, काफी सारे वो एमएसके में कंफ्यूजन होती है,
और बाकी भी सीक्वेंसेस पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो मैंने तकरीबन कोई पिछले में भी कोई 4-5 स्टेशन ऐसे थे, और इसमें भी 4-5 स्टेशन, वाइवा की बात कर रहा हूँ, ऐसे थे कि उसमें एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाहौर में और इधर इस्लामाबाद में भी, कि एग्जामिनर्स इतना डीप नहीं गए, लेकिन आपको पता होने चाहिए, और हो सकता है कि आपसे पूछ ले। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में कोई 4-5 एमआरआई के स्टेशन थे, और उनमें दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि ये कौन सा सीक्वेंस है। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को एग्जाम में पता होना चाहिए। तो प्रिपरेशन के दौरान इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि सीक्वेंस सीक्वेंस, लेकिन मेरे दोनों एग्जाम्स में जो है वो सीक्वेंस पे इतना वो नहीं हुआ। तो ये आज आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। तो ये मल्टीसिस्टिक उसी तरह जो हमने पहले देखा था। और दूसरी बात हमने ये की कि इसका जो मास इफेक्ट होगा वो मिनिमल टू माइल्ड होगा। तो जब इतना बड़ा लीजन आएगा एग्जाम में लगा होगा, तो इसको मतलब है कि कोई सिम्टोमेटिक, मोस्ट लाइकली सिम्टोमेटिक है। जब इतना बड़ा है तो इसका कुछ ना कुछ मैस इफेक्ट और असर होगा। तो दो चीजें, कि अगर जब मैस इफेक्ट और अगर इसका कोई कंप्लेंट हो तो हम इसको रिसेक्ट करते हैं। स्क्लीरोथेरेपी भी इसकी ट्रीटमेंट में लिखी हुई। दूसरी बात, आपके पास मल्टीसिस्टिक इस तरह का लीजन आ जाता है, ये वाली इमेज लगती है, तो आपने फिर पेनक्रियास को देखना है, ठीक है, एड्रीनल्स को देखना है, किडनीज को देखना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। राइट सर। एक मेरे पास केस था, वो उसमें एक इधर बहुत बड़ी सी ना सिस्टिक लीजन था इस तरह इधर, और बिल्कुल बहुत उसका मैस इफेक्ट था, ठीक है। और किडनी जो है वो भी सही थी, ऊपर से पेनक्रियास भी ठीक था। तो एंड में जब उसका फाइनल डायग्नोसिस हुई तो ये क्या निकला, ये एड्रीनल का सिस्ट था, एड्रीनल ग्लैंड की ओरिजिन था उसका। राइट। तो आपने जो एडजेसेंट ऑर्गन्स है उनको भी देखना है कि सिस्टिक लीजन के साथ किसी सॉलिड ऑर्गन के साथ तो ओरिजिनेट नहीं कर रहा। तो ये आपने इसमें ये चीज देखनी है, ठीक हो गया। इसका डायग्नोसिस मेसेंटेरिक लिम्फेंजियोमा होगा। मेसेंटेरिक लिम्फेंजियोमा, या जो हमने कहा था कि कैवर्नर वो मालफॉर्मेशंस भी कहते हैं इसे, कैपिलरी जी सर। मालफॉर्मेशन, वो पिछले लेक्चर में हमने कैपिलरी में वो ब्लड आता है, ये मतलब मिक्स हो सकती है, वीनो लिम्फेटिक भी हो सकती है और सिंपल लिम्फेटिक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हाँ, माइल्ड इन्हांसिंग एरियाज आ रहे हैं, तो ये वीनो लिम्फेटिक में जा सकती है। ठीक है, थैंक यू। तो इसमें मैंने कुछ ऐड किया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। चलें, ठीक है, केस नंबर 2। Okay, I'm providing the two corner section, oral and IV contrast imaging, in which I can appreciate there is in wall enhancement and thickening of the bowel loop within the right hemi-abdomen. The lumen is patent at its superior aspect, and it is likely in the region of the right, in the region of the ascending colon. And I cannot appreciate any associated lymphadenopathy. A few small enlarged lymph nodes are appreciated within the mesentery. In the adjacent mesentery, I am looking at the vessels to rule out any ischemic cause. Okay. The lumen, I can see the contrast within the superior aspect of this bowel. So this is likely an inflammatory cause which is involving the ascending colon. No evidence of any other collection or associated calcification is appreciated. This can be a case of colitis, typhlitis, which is involving the cecum and the ascending colon. Due to neutropenic, I would like to take the history of any chemotherapy for this, on any history of immunocompromise in this patient. The other differentials could include pseudomembranous colitis and ischemic colitis, pseudomembranous colitis, typhlitis. से 3 डिफरेंशियल में दूंगी इसको। सही है। तो आपने इसी तरह इसको एग्जाम के केस को अप्रोच करना है, फिर वो आपको साथ हिस्ट्री भी बता देंगे, ठीक है। इसमें यानी आपने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रख ली, Yes. उसके बाद नियोप्लास्टिक भी हो सकता है, तीसरी चीज आपने रख ली इन्फेक्शन रख ली कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो टिफिलाइटिस यहाँ पे, और चौथी चीज आपने इस्कीमिक कॉज भी रख ली। तो Yes, फिर sir. उसको आपको क्लू दे देगा कि ये पेशेंट जो ये एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है और सिवियर एब्डोमिनल पेन के साथ है, तो फिर आप क्या सोचेंगे इसमें, Ischemic colitis. इस्कीमिक कोलाइटिस। तो ये क्लिनिकल हिस्ट्री है ना, वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो ये जब आपको राइट इलिक फोसा में थिकनिंग मिलती है
तो उसमें आपने ये सारी चीजें मैस, सीकल मैस, इसके बाद आपने ये जो है अपना Infective, inflammatory, and इन्फेक्टिव, ischemic. इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। And उसके अलावा ischemic. आप हाँ इस्कीमिक, फिर अपेंडिसाइटिस को देख लें कि अपेंडिसाइटिस तो नहीं दिखा रहा इस जगह पे, डाइवर्टिकुलाइटिस को देख लें। डाइवर्टिकुलाइटिस यूजुअली लेफ्ट पे होता है लेकिन राइट पे भी हो सकता है एक्यूट। Yes, ये sir. शिफा वालों का ना एक केस है जिसमें राइट साइड में डाइवर्टिकुलाइटिस है, तो उसको अपेंडिसाइटिस, कॉल पे अपेंडिसाइटिस लेबल किया था, बाद में उसमें मल्टीपल डाइवर्टिकुला थे और वो जो अपेंडिक्स था वो नॉर्मल था। तो ये टीचिंग फाइल का केस है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो राइट साइड पे आप डाइवर्टिकुलाइटिस को भी देखें। फिर आप जो हमने पिछले केस में देखा था एपिप्लॉइक अपेंजाइटिस और मेंटल इन्फार्क्ट, उसको भी देखें। तो इस तरह Yes. अप्रोच आपकी वो देखते हैं। फिर आपने जब ये डिफरेंशियल्स देख लिए और आपकी अप्रोच सही हुई तो वो एग्जैक्ट डायग्नोसिस आपको उस पे नहीं जाएंगे, बस ये आपका एक्सीडेंट पे पास है। फिर आपको बाहर जाके पता भी नहीं लगेगा कि इस टेबल में ये क्रोन्स डिजीज थी, ये कोई इस्कीमिया था, ये कोई वो था, क्योंकि आपने डिफरेंशियल दिए। बहुत से ऐसे वो होते हैं, जैसे डॉक्टर शाह को आप लोग जानते होंगे, वो एडीसी में होते हैं, उनका V3 ग्रुप भी है। तो उनके साथ डॉक्टर उमैर और शाह जो है ना, साथ उन्होंने अटेम्प्ट दिया था, तो वो शायद किसी क्लास में बता रहे थे या पता नहीं कहाँ बता रहे थे। जब उन्होंने अपने आंसर टैली किए थे आफ्टर वाइवा, तो उनके काफी जो सेम स्टेशन यानी सेम एग्जामिनर्स थे, सेम केसेस थे, लेकिन उनके आंसर्स मैच नहीं हो रहे थे। काफी 10 to 15 केसेस उनके मैच नहीं हुए, लेकिन दोनों पास हो गए। तो इसका कहने का मकसद ये है कि वो आपकी सिर्फ एग्जामिनर अप्रोच देखता है, ठीक है। तो और टॉक्स का ये है कि टॉक्स में आपने जितना ज्यादा लिखना है उतना लिखना है। वाइवा में आपने थोड़ा टू द पॉइंट रहना है कि अगर आपको एग्जामिनर हिंट दे रहा है टूवर्ड्स टीबी दे रहा है तो आपने फिर टीबी की तरफ जाना है, अगर टूवर्ड्स इस्कीमिया दे रहा है तो आपने इस्कीमिया की तरफ जाना है। फिर आपने ये नहीं कहना हर चीज नहीं बोलनी, लेकिन जब आपके पास टॉक्स में लगता है तो टॉक्स में आपने मैक्सिमम चीजें लिखनी नहीं है, ठीक है। Sir Jishan, the question is why not lymphoma? हो सकता है लिम्फोमा, सर सिस्टिक इसमें इनहेंसमेंट नहीं आ रही है, इन्फ्लेमेशन लग रही है, वॉल थिकनिंग है, लेकिन कोई मैस लिए नहीं लग रहा है इसके अंदर। हाँ हाँ लगता है लिम्फोमा, मुझे मुझे भी लिम्फोमा ज्यादा लग रहा था, लेकिन इसके ये डायग्नोस्ड केस है इसका कि ये इस्कीमिक बावल का केस था, ठीक है, सर्जिकली प्रूवन भी केस है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें आपने सारा, क्योंकि लिम्फ नोड्स भी आ रहे हैं तो इन्फेक्शन क्यों नहीं हो सकता। तो डिफरेंशियल्स आपने इसमें वो करने हैं। और फिर जो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये सारी चीजें पैथोलॉजी पे आती हैं। क्लासिक केस आपके पास आएगा लेकिन डायग्नोसिस पैथोलॉजी में कुछ और निकल आएगी, इमेजिंग में आपको कुछ और लग रहा होगा। तो एट द एंड जो चीज होती है ना, वो आपकी अप्रोच और वो चीजें देखी जाती है इमेजिंग की, कि आप एमडीटी में इसको कैसे लेके जाएंगे। और जो फाइनल से होगी वो पैथोलॉजिस्ट की होगी, क्योंकि वो तो पूरा निकाल के टुकड़ा अपने माइक्रोस्कोप में देख रहा है ना, तो डायग्नोसिस उधर बनेगी। तो ये मैंने पिछले स्लाइड लगानी थी तो वो इधर आ गई। वो जो सिस्टिक लीजन्स है हमने फिर विजुअल ऑर्गन के साथ देखने होते हैं, वो जो लिम्फेंजियोमा वाला, तो वो हमने डिफरेंशिएट करना होता है। केस नंबर 3। So these are two images of the contrast luminosity abdomen. First one is taken at the level of the liver. Second is slightly below. So in first image, I can appreciate there is a calculus is seen within the gallbladder with also sludge and thickening and enhancement of the gallbladder wall is seen. On the subsequent image, I can appreciate there is a calcific foci is seen at the region of the small bowel loops, likely the jejunal or ileal loops. Furthermore, I can appreciate air lucency with thickening and enhancement in seen in the anterior abdominal wall with extension of this air foci within the interior abdominal wall. There is also enhancement and dilatation of the small bowel loop is appreciated. So I am suspicious for the gallstone ileus with enhancement. So on coronal images, I can appreciate there is a calculus is appreciated within the jejunal loop with the proximal dilatation and enhancement of the loop is appreciated. There is a
So features are consistent with gallstone ileus. The streak artifact is also seen. That is due to bilateral hip arthroplasty. Furthermore, rest of the visualized structures appear unremarkable. Abdominal aorta is showing marked atherosclerotic changes. So on और image, जी, और और I can appreciate air foci seen within the expected location of the, either this is IVC, either this is retroperitoneal air. ठीक है. So I would go on the workstation to look for the air lucency. Either this is retroperitoneal air. Furthermore, I can appreciate multiple small air foci are seen involving the sigmoid colon as well as descending colon. There is suspicion of diverticulitis in this patient as well. तो ये मल्टीपल डायवर्टिकल है. ठीक है. जी. देखिए उतनी सिग्निफिकेंट स्टैंडिंग नहीं है, तो डायवर्टिकुलोसिस विदाउट एनी डायवर्टिकुलाइटिस. Diverticulitis, yes. तो रेगुलर स्ट्राइएड क्या होता है? रेगुलर ट्राइड में यही कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा गैस इन बिलियरी ट्रे और एक्टोपिक गॉलस्टोन्स होंगे. वही गॉलस्टोन इलियस की जो सस्पिशंस दे रही थी. तो इस केस में एग्जामिनर हो सकता है सीटी लगा ले, हो सकता है पहले आपको एक्सरे लगा के दिखा दे. तो एक्सरे में आपने देखना है कि आपको न्यूमोबिलिया तो नहीं मिल रहा, और उसके साथ फिर एसोसिएटेड आप स्टोन देख लें कि ये उसमें बाउल में स्टोन पड़ा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की पिक्चर होगी. या वो हो सकता है कि साथ वो स्कॉट फिल्म लगा ले. तो स्कॉट फिल्म होती है ना, तो वो भी लगा सकते हैं. तो अगर आपके पास लगा लिए तो आप ये सोचें. और जीआईटी का स्टेशन होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें आपको ये इमेज दिखाएगा. तो सीटी फाइंडिंग्स आपने बता दी कि गाल स्टोन्स होता है, साथ न्यूमोबिलिया होगा और डायलेटेड बावल होगी विद इम्पैक्टेड स्टोन इन द बावल. तो ये होता किस वजह से? ये सर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, अगर मल्टीपल स्टोन्स होंगे गॉल ब्लैडर में, उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी और उसने कोलेसिस्टेक्टोमी नहीं करवाई होगी, तो यही इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जाके जो है ना वो परफोरेट करके सेकेंड या थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूरिनम में ये चले जाएंगे और फिर बाद में थ्रू द पेरिस्टालसिस इट स्टक इनटू द इलियम. एक्सीलेंट, यही होता है. और इसमें एक बुक में लिखा हुआ था कि जब आपके पास एल्डरली फीमेल आए जिसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन था और अभी बहुत ज्यादा हो गया और साथ वॉमिटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये क्लासिक साइन होता है इसका कि ये इसमें गाल स्टोन आइलिस का केस है. कि इसको क्रॉनिक गाल स्टोन्स थे जो उसने ट्रीट नहीं किए, जिसकी वजह से क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस हुआ, उसकी वजह से फिस्टुला बन गया क्रॉनिक इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से. और फिर जो वॉमिटिंग है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, और ऑब्स्ट्रक्शन गाल स्टोन्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड इन द बाउल यूनियन. एक्सीलेंट, शाबाश. थैंक यू सर. Next. So these are two images of the contrasting CT examination taken at the level of the liver, in which I can appreciate the liver is heterogeneous in appearance with the marked attenuation of the hepatic veins. वो फेज इस नहीं है, हेपेटिक वेन्स का लेवल नहीं है. ठीक हो गया सर. There is a abnormal heterogeneous mass lesion is seen anterior to the left kidney that is extending into the anterior abdominal wall, and it is abutting the liver on the right side. There is no invasion or extension into the liver as well as in the kidney. So I would on second image I can appreciate multiple small hypoattenuation lesions are seen in bilateral para-aortic region, likely due to lymphadenopathy. I would go on workstation to look for the epicenter of this mass lesion. Either this is arising from the these are two images of the coronal reformate of the subsequent same patient, in which I can appreciate there is a large heterogeneous enhancing mass lesion is seen, suggestive of arising from the lesser curvature of the stomach that is exophytic in location. It is causing mild luminal narrowing with either this is a stomach or this is a large gut loop.
So it is causing slight luminal narrowing with no invasion into the adjacent arising bowel loop. So features are consistent with gastrointestinal stromal tumor. I cannot appreciate its significant erosion and invasion into the adjacent structure. Visualized vessels appear patent, no filling defect seen within the vessels. So I would confirm my findings by advising biopsy. ठीक है, Yes. खाली जिस्ट बोलेंगे इसको। सर जस्ट ही है अब गेस्ट अगर वो जो लीजन था वो लेफ्ट से अराइज हो रहा था एड्रिनल ग्लैंड से, तो फिर हम कॉर्नी कॉम्प्लेक्स की तरफ कॉर्नी ट्राइएड और कॉर्नी कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जाएंगे। कॉर्नी स्ट्राइड क्या होती है? कॉर्नी ट्राइड में यही है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर होगी, फ्यूक्रोमोसाइटोमा होगा और पल्मोनरी कोनड्रोमा होगा। So I would look for the pulmonary chondroma as well in this patient to rule out the कार्नी cardiac. कार्नी स्ट्राइड इसके साथ एसोसिएटेड होती है जिसके साथ, तो इस जी। तरह वाइवा चल सकता है कि आपने जब इस तरफ गई ना तो एग्जामिनर हो सकता है आपकी ये नॉलेज करे, तो आपको जब पता है कार्नी स्ट्राइड तो तब आप बोले। कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि मुझे भी याद नहीं आ रहा तो आप उस तरफ ना लेके जाएं एग्जामिनर को, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप बोल दें। फिर आपने बता दिया कि इसमें एक्स्ट्रा एड्रीनल पैरागैंग्लियोमास होते हैं, जिस ट्यूमर होता है और पल्मोनरी कोर्डोमास होते हैं। ठीक होगा। ओके। अच्छा, तो जिस्ट बिनाइन भी होता है, मेलिग्नेंट भी होता है, तो दोनों में क्या फर्क होता Sir, in malignant, there is a hemorrhage, hemorrhage, necrosis, calcification, invasion, while the benign just have no such characteristics. है? तो जो बिनाइन और मेलिग्नेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए ना 4 पॉइंट्स आपने देखने हैं। ठीक है, जी सर। एक जो आपका मास होगा वो एक्सोगैस्ट्रिक ट्यूब, एक्सोगैस्ट्रिक ग्रोथ हो, Exophyt. ठीक है, एक्सोफिटिक ज्यादा होगी। जो बिनाइन होती है उसकी टुवर्ड्स द ल्यूमेन होती है, जो जिस्ट होते हैं अगर स्टमक से राइज कर रहे हैं या किसी भी बावल से राइज कर रहे हैं। ठीक हो गया। जी सर। दूसरा डायमीटर, जो डायमीटर होता है मेलिग्नेंट जिस्ट का वो मोर देन 5 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो एक तो इसमें पॉइंटर अगर आ जाए, एक तो ये हो गया कि इसका जो है एक जो इसकी ग्रोथ होगी वो अवे फ्रॉम द ल्यूमन होगी, दूसरा ये होगा कि उसका साइज जो होगा वो 5 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है तो इट इज टुवर्ड्स द मेलिग्नेंसी। तीसरा पॉइंट आपने जो बताया था, क्या बताया था? वो hemorrhage, necrosis, invasion, हेमरेज और हाँ, हेमरेज नेक्रोसिस होगा तो हम उसको वो malignant. सोचेंगे, और अगर ये मैस एडजेसेंट ऑर्गन्स की तरफ एग्रेसिवली एक्सटेंड कर रहा है तो फिर भी ये मेलिग्नेंसी शो करेगी। तो ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखने जिसके जो कि इसके लिवर में aggressive- मेट्स भी हो सकते हैं और लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं, तो वो भी मेलिग्नेंसी को शो करें। हाँ, नहीं, तो इसमें ठीक लिम्फ है, नोड्स नहीं होते हैं, इसमें लंग, लीवर और बोन में मेट्स होते हैं। लिम्फ नोड्स इसके साथ बहुत रेयर होते हैं। लिम्फ अगर लिम्फ नोड्स नोड्स रेयर आ होते जाए हैं, तो फिर आपने लिम्फोमा सोचना है, फिर आपने जिस्ट को लोअर डाउन कर देना है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्होंने बताया कि इसमें लिम्फ Lymphoma. एडिनोपैथी इसके साथ जिस्ट के साथ नहीं होती है। ठीक हो गया। जी लेकिन सर। ये जो केस था एट द एंड ऑफ द डे बायोप्सी प्रूवन ये मेलिग्नेंट मेलिनोमा के मेट्स थे ये। अच्छा सर। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच देखते हैं, ये सारा वाइवा आपका जिस्ट की तरफ चला गया। बायोप्सी प्रूवन मेलेनोमा का केस है, समझ आ रही है आप लोगों को? जी तो वो सर। आपका वो नॉलेज चेक करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट बॉदर्ड। जैसे जिसने भी उधर लाहौर में दिया हुआ ना डॉक्टर, नाम अभी जहन से मुझे निकल गया है, एजनॉस्टिक करके उनका कोई सेंटर है, डॉक्टर नजम। नजम, हाँ नजम। वो बैठे बैठे वो, उनसे आपने डरना नहीं है। पहली बात, सबसे पहली जो मेरी गलती हुई थी कि मैं उनका खौफ ज्यादा था, और उन्होंने जब पहली 2 फिल्में लगाई थी तो वो अनकन्वेंशनल मॉडलिटीज थी। वो IR की कोई उन्होंने वो लगाई थी, PTVD और ये चीजें लगाई थी, तो पहले से उनका डर बहुत था, तो इसलिए वो वाला वाइवा मेरा उनके पास खराब हो गया। लेकिन ही इज वेरी कूल पर्सन। जब मैंने 7 फिल्में पूरी की तो मैंने कहा यार मैंने खुद ही गलती की, डर के, डरना नहीं चाहिए, ये इतना कोई मेलिग्नेंट बंदे नहीं, अच्छे बंदे हैं। दूसरी बात ये कि वो आपको डायग्नोसिस बता देते हैं, कभी कभी वो कहते हैं यार ये बता देंगे जिस्ट है,
फिर वो आगे आपकी अप्रोच देखेंगे कि आपने क्या क्या अप्रोच करनी है। तो ये सारी चीजें आपने मेट्स के बारे में बताना है, मेलिग्नेंसी के बारे में बताना है, ठीक है, उसकी इन्वेजन के बारे में बताना है, रिसेक्टेबल है या नॉन रिसेक्टेबल है, ये चीजें आपने एग्जाम में बतानी है। तो वो ये वाली चीजें आपसे जानना चाहते हैं। एक तो ये और सोचते हैं, चेंज हो रही है स्क्रीन आपके पास? No, sir. एक मिनट, नेक्स्ट आ गई। जी सर, डॉक्टर इकरा मैडम आपके। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। I am provided with the post-contrast sequences of axial images of CT abdomen. I can appreciate there is dilatation of aorta is noted, abdominal aorta is noted, along with surrounding peri-aortic fat stranding, and there is a draping of the posterior aspect of the aorta over the vertebral body, dilated abdominal aortic aneurysm, along with the contained leak is noted. I would like to review the further images to find out the contrast extravasation in this case, and also I would like to know the history of trauma. In these images, it appears a contained leak of ruptured abdominal aortic aneurysm. I would like to review the rest of the vessels to find out any other multiplicity of these aortic aneurysms. There is no calcific plaque is noted in these two images. To find out the underlying etiology, I would like to review the rest of scan. This abdominal aortic aneurysm is below the level of the renal arteries, which is the most common location for atherosclerotic aneurysms. However, I didn't find any atherosclerotic plaque in this case. So further imaging would be required to find out the exact etiology of this aortic aneurysm, and I would also like to see the bone window as well. ठीक है, पेशेंट इज वेरी सिक। If the patient is the case of if the patient is critically ill or having sepsis, then this could represent the mycotic aneurysms. उसका कोई क्लू मिल रहा है आपको? Sir, bilateral kidneys are normal. There is mesenteric fat stranding noted, and there is also some vertebral body destruction seen. So this could be due to spondylodiscitis, which can lead to this mycotic aneurysm. ये सॉफ्ट टिश्यूज वाली आपको भी मिल रही है Tissue swelling. साथ आपको, ये जो वर्टिब्रा है वो Hmm. डिस्ट्रॉय होके मिल रही है। तो ये भी कभी कभी ना, ये बड़ी सटल चीजें भी एग्जामिनर ले आते हैं। रीनल स्टोन Right, का sir. एक रीनल केस था, या इस तरह कोई केस था, रीनल स्टोन्स का केस था शायद। तो उसमें ना सटल सी इरेगुलरिटी थी वर्टिब्रा में, एक्सियल में और उसमें कोरोनल में, जो कि नहीं पड़ी गई। उसका पेन उसी तरह रहा, उसका दोबारा सीटी, थर्ड टाइम उसका एमआरआई जब हुआ तो उसका ऑस्टियोमाइलाइटिस था ऑफ द वर्टिब्रा। तो जब आप ये चीजें देख रहे हैं ना कि उसको बैक पेन के साथ पेशेंट आया है, एग्जामिनर हिस्ट्री भी दे देगा, तो ट्राई टू लुक फॉर द वो कि कहीं वर्टिब्रा में तो कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, कहीं सेप्टिक आर्थराइटिस या वो सॉरी ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं है। दूसरा, जब आपके All right. पास टोक्स लगता है, उसमें तो काफी मल्टीपल आपके पास इमेजेस होती हैं, लेकिन जब टोक्स में आपके पास एक इमेज ये लगी है और एक इमेज ये लगी है, तो इसका मतलब है कि ये इस इमेज में कुछ आपको दिखाना चाह रहा है। ये आपने एन्यूरिज्म का बता दिया कि इतना बड़ा लार्ज सा एओर्टिक एन्यूरिज्म है और कंटेंट रप्चर का वो है और साथ उसके स्ट्रैंडिंग है, ये सारा आपने बता दिया, ठीक है। तो अब दूसरी इमेज देखें, दूसरी इमेज में आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये चीज तो आपने पिछली इमेज में कवर कर लिया है, इसमें क्या एडिशनल चीज है? तो आप देखें स्प्लीन इसमें भी है, किडनीज इसमें भी उसी Hmm. तरह की किडनीज, लेकिन वर्टिब्रा में कुछ चेंज है। तो आपने दोनों इमेजेस को, स्पेशली टोक्स में बहुत कम टाइम होता है All right. आपके,
तो जी आपके सर। पास अगर 2 इमेज लगी है ना, तो दैट मीन्स कि दूसरी इमेज में कुछ ना कुछ आपको वो दिखाना चाह रहे हैं। फिर जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें आपको जो है क्लासिक इरेगुलरिटी मिल रही है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू है। तो ये माइकोटिक एन्यूरिज्म था ड्यू टू द ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द, ठीक है। फिर वो आगे आपके पास, राइट। हाँ, स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस। फिर वो आपके पास हो सकता है आगे बट उस पे जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पायोजेनिक और ट्यूबरकुलस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो वाइवा उस तरफ भी आपका जा सकता है, तो वो ऑलराइट। क्रॉस वो भी आप पढ़ लेना। फिर एन्यूरिज्म के टाइप्स पूछेगा कि माइकोटिक होता है और बाकी क्या क्या काज होती है, जी सर। रप्चर होगा उसमें क्या होगा, ये सारा कुछ। तो ये सारा आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह वाइवा ऑलराइट। ये। नेक्स्ट केस, ये तो इजी आई एम केस है। प्रोवाइडेड विद तो, हाँ, जल्दी से यानी स्पॉट आई डायग्नोसिस एम बताओ ताकि हम दूसरे आई एम केस में जाएं। प्रोवाइडेड विद दी सर। नेक्रोटिक lymph nodes हैं along the left cervical chain. हम्म Thyroid is normal. Um, multiple necrotic lymph nodes, sir. Underlying cause could be tuberculosis. तो आप और टॉप पे, हमारी सेटिंग में, हाँ, टॉप पे ट्यूबरकुलोसिस top रखेंगे और differential डिफरेंशियल। would be tuberculosis, and second differential would be squamous cell carcinoma of head and neck, which can cause the necrotic lymph nodes in this region. और अगर लिम्फोमा को भी आप डाउन द लिस्ट अपने डिफरेंशियल में रखेंगे, Lymphoma. All right, ठीक sir. है। लेकिन जिस तरह ये नेक्रोटिक है और हमारी सेटिंग में फिर Hmm. आप कहेंगे कि उसकी जो ट्यूबरकुलोसिस की जो क्लासिक हिस्ट्री होती है वो लेंगे, तो दिस वाज द ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनोपैथी ऑफ द नेक। बहुत कॉमन है, आप लोगों ने बहुत सारे केसेस अल्ट्रासाउंड पे अपनी प्रैक्टिस में किए होंगे। तो ये वाला केस All right. हो सकता है आएगा, क्योंकि कॉमन चीजें आती आती हैं। तो हो सकता है टोक्स में रखा, हो सकता है कि वो अल्ट्रासाउंड में रखा हो। अल्ट्रासाउंड में भी वो स्मॉल पार्ट्स में ही रख देते हैं। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, नेक्रोटिक है, तो आप उसमें टीबी को टॉप पे रखेंगे और बाकी जो आपके डिफरेंशियल्स हैं वो आप डाउन द लिस्ट रख देंगे। जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फिर आप प्राइमरी के लिए देखें, लिम्फोमा भी हो सकता है, तो उसकी आप बायोप्सी एफएनएसी भी करा सकते हैं लिम्फ नोड्स की। All right, sir. Thank you. ये जो केस है ये मैंने 2-3 केसेस शिफा में देखे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैडम तो आबरा, जी बताएं। sir, Assalamu alaikum. Okay, sir, वालेकुम I'm सलाम। provided with two exit images of CT abdomen taken at the level of kidneys. Here, I can appreciate a large cystic lesion, which is located or centered in the mid lower pole of the right kidney. However, I cannot appreciate the left kidney in the given images. Could be congenitally absent or could be ectopic in location. For that, I would like to see the other images also. Then secondly, I can appreciate that there is some few cystic lesion is also appreciated at the level of sir pancreatic lesion में भी कुछ आ रहा है suprarenally आ रहा है कुछ in the first image and इसमें the vertebral body appears to be unremarkable. The rest of the gut loops also appear to be unremarkable. So keeping in view, and sir, the cystic lesion does not show any internal enhancement or abnormal septations within it. ये नॉर्मल सिस्टम। जी नॉर्मल cyst है हाँ जी। और जो लेफ्ट किडनी है वो जो है वो विजुलाइज नहीं हो रही है। However, suprarenally कुछ मुझे cluster of lesion एक नजर आ रहा है which is बावल है। अच्छा वो बावल है और ये किडनी है अच्छा। और सर जो इसके पैरास्पाइनल मसल्स हैं हम्म उसमें I can appreciate some specks of air within the paraspinal muscles। और और इसमें उसमें भी जो सेकंड वाली इमेज है उसके पोस्टीरियरली भी सर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कुछ कैल्सिफाइड सा उससे कुछ क्लू मिलता है कि लेफ्ट किडनी क्यों एब्सेंट है। सर कुड बी पोस्ट सर्जिकल हो सकता है कि वहां से उन्होंने जो है सर्जिकल जी पोस्ट सर्जिकल है तो पोस्ट सर्जिकल एम्फाइजीमा हो सकता है इन द पैरास्पाइनल मसल्स में। सर्जरी 10 साल पहले हुई थी। अच्छा 10 साल पहले सर्जरी हुई है। सर पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन भी इतनी देर बाद तो डेवलप नहीं होगा। और
सर ये जो बाहर की तरफ आ रहा है एंड वो वाला समझ नहीं आ रहा जो विंडोइंग इतनी अच्छी नहीं है। देखें जी मैंने सर आपको, विंडोइंग अच्छी नहीं है तो शायद आपको रीजन नहीं मिल रहा। देखें आपने पकड़ लिया कि लेफ्ट किडनी एब्सेंट है, फिर आपको मैंने गाइड कर लिया कि इट इज सर्जिकली रिमूव्ड। जी 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 तो सर्जिकली रिमूव की काज अच्छा अच्छा सर ठीक है ठीक है सर सर्जिकली रिमूव्ड है तो ये कहीं रिकरेंट कुछ रेजिडुअल या रिकरेंट ट्यूमर तो नहीं आ रहा है लेफ्ट रीनल फोसा में जो तो आप ये थोड़ा सोचेंगे जी जी ट्यूमर तो नहीं है, मैं कहता हूँ ये बावल है सारी, नहीं है। फिर आप क्या देखेंगे? रेजिडुअल कुछ भी नहीं है ट्यूमर, फिर आप क्या देखेंगे? रेजिडुअल ट्यूमर नहीं है इसमें। और क्या हो सकता है? क्या दिखाऊंगा मैं? अच्छा रेजिडुअल है रिकरेंट नहीं है फिर पैरास्पाइनल एंड फाइब्रोमेटस चेंजेस आ रहे हैं क्या सर जो क्या जो पहली इमेज में सर्जिकल क्या मेट क्या होता है ऑर्गन्स नजर, जी सर पहली इमेज में आपको क्या क्या ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं? पहली इमेज में आई कैन अप्रिशिएट राइट किडनी आ रही है नजर राइट किडनी और किस है, और बावल लूप्स नजर आ रहे हैं मुझे बावल लूप्स नॉर्मल है, और जी और सर ये एक पैरास्पाइनली हाइपोडेंसा लीजन तो नहीं आ रहा है जो ये नहीं नहीं, और क्या ऑर्गन नजर आ रहे हैं? सर मेजेंट्री में जो आ रहा है ये क्लस्टर सा बना हुआ यही वाला मैं पहले भी हाँ जी कह रही थी दिस वन ये क्या है ये क्या सर है? कोई मेटास्टैटिक डिपॉजिट तो नहीं है ये पेनक्रियाटिक हेड है। ओके वही मैं पहले इसको फिर पेंक्रियास के लेवल में बताया था सर आपको सिस्टिक चेंजेस मुझे लग रहे थे अच्छा, या फिर हाइपरवास्कुलर मेट्स होंगे उसमें हाँ ये है। जी जी शायद ये विंडोइंग अच्छी है। हाइपरवास्कुलर जी ये आपके सर हाँ जी पास, मुझे लगा था सिस्ट ही लग रही थी मुझे ना उसमें क्लस्टर ऑफ सिस्ट लग रही थी तो ठीक है, आपके पास अगर जो आते हैं ना इवन आफ्टर रिसेक्शन 10 इयर्स के बाद भी ये हाइपरवेस्कुलर मेट्स इसमें हो सकते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा में। ठीक तो है आप सर ठीक देखें, आपको एग्जाम में दिखाएंगे, आपने जैसे पिक किया उसी तरह देखें। फिर सर्जरी के लिए आप क्लू देखें, सर्जिकल के लिए आपको क्लू मिल गया कि यहाँ कोई कैल्सिफिकेशन और स्टैंडिंग और कुछ है, तो हो सकता है कि ठीक है इसको सर रिमूव किया हो। आपको एग्जामिनर ने गाइड कर दिया कि इसकी नेफ्रेक्टमी हुई है। फिर कॉज ठीक है सोचें कहीं इसको आरसीसी तो नहीं था, वो क्या आरसीसी जी था। लुक फॉर द प्राइमरी, जैसे आपने देखा। अब ये स्पॉट ओके इमेज है तो ऑब्वियसली आप नहीं बता सकती कि ये कहीं रिकरेंट मैस है या ये बावल है, तो वो ठीक आपको है गाइड सर कर देगा। आप खुद भी देख लें जब आपके पास मल्टीपल इमेजेस होंगी। वैसे प्राइमरी, सर अगर ये रेजिडुअल या रिकरेंट ट्यूमर होता तो जैसे कि एनहांसिंग इमेज है मतलब हाँ आर्टीरियल कॉन्ट्रास्ट आता तो वो एनहांस होना चाहिए था ना रेजिडुअल ट्यूमर हाँ, उसको एनहेंस रेजिडुअल जी इसमें ये एनहांस नहीं हो रहा एनहेंस नहीं हो रहा, और ये बावल है, आप उसको ट्रेस कर सकती हैं सॉरी आपको। जी सर जी तो फिर आप देखें कि पेनक्रियास में तो कोई नहीं है, दिस इज वेरी कॉमन, इसके बारे में आर्टिकल्स भी हैं। मैंने 4 कोई केसेस देखे अपने 4 साल में, 4 केसेस देखे जिसमें नेफ्रेक्टमी होके 10 साल या 5 साल ऐसे हो गया था, और पेशेंट फॉलोअप पे था, और फॉलोअप पे इनहेंसिंग लीजन बन गया था। और ये ठीक है प्राइमरी सर ने मिस किया था, तो हम कॉल पे बैठ के केसेस देख रहे थे, तो हमने देखा कि ये प्राइमरी ने मिस किया। फिर हमने इन्फॉर्म किया प्राइमरी को कि जो रीड कर रहा था रेडियोलॉजिस्ट, वो टेली रेडियोलॉजी से रीड कर रहा था। तो मेरी कॉल थी, मैंने कॉल की, मैंने कहा सर ये देखें इसके पेनक्रियास में भी कुछ आ रहा है। तो हम भी साथ साथ देखते थे वो केसेस, जो ओपीडी केसेस होते थे वो अटेंडिंग अपने घर से करता था। तो जब देखा तो वो ये था, क्योंकि मैं पहले 3 देख चुका था, तो दिस वाज माय फोर्थ। तो ये इस तरह का बहुत कॉमन है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी लग जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और बड़ा ट्रिकी केस है, तो इसको आपने इस तरह लेके चलना है, ठीक है। गुड अटेम्प्ट, शाबाश। सर ये कैल्सिफिकेशन किस चीज की? किस जगह? ये ये कोई पोस्टीरियर सर्जिकल चेंजेस हैं कोई पुराने, ग्रेनुलोमास बन गए या चिप्स हैं, आई एम नॉट श्योर क्या थे ये। क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट केस। Okay, sir, I'm presented with CT axial images of issue window abdomen taken at the level of liver. Here, arterial enhancing images. Here, I can appreciate a well-defined ovoid lesion, which is centered in the tail of the pancreas.
and it is giving heterogeneous enhancement with suspects of calcification within, and the rest of the body and head of the pancreas appear to be unremarkable. However, I cannot see there is no adjacent fats trending, which is noted, and this spleen appear to be unremarkable. Liver भी ठीक है, और इसमें सर ये जो एक lesion आ रहा है in the pancreas which is heterogeneous enhancement in areas of calcification could be calcification है तो जो kidney visualized है वो भी unremarkable है, so it could be some malignant lesion involving the tail of the pancreas, या फिर I will not say it to be chronic pancreatitis क्योंकि डक्ट के लेवल पे नहीं इन्वॉल्व नहीं करा और एट्रोफी नहीं है पैंक्रियाज की. पैंक्रियाज थोड़ा सा स्वोलन भी है, और सर ये कैल्सिफिकेशन है या कॉन्ट्रास्ट ही है, क्योंकि अगर मैं कैल्सिफिकेशन देखूंगी तो वो मैं प्लेन में देखना चाहूंगी, तो ये कोई सूडो एन्यूरिज्म टाइप नहीं है कोई चीज इन द टेल ऑफ द पैंक्रियाज. वो होता तो आपको देखें इसमें मिप करके आपको इमेज दिखा रहे हैं स्प्लेनिक आर्टरी, वो आपको फिर बड़ा अच्छा तरीके से दिखा देते. ठीक है Intense enhancing mass है in the जी body and towards the tail of the pancreas जी जी. with calcifications. What is the diagnosis? Simple है. सर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा शायद पैंक्रियाटिक. Pancreatic enhancing mass जैसे हमने पहले देखा था वो METS enhancing mass है, intense enhancing mass. जी सर, ये अब इस तरह के वो जो होते हैं ना, जैसे एडिनोकार्सिनोमा तो हाइपो इनहैंसिंग होता है, मतलब वो नहीं इनहैंस Less करता. enhancing. जो बाकी हमारे पास इंसुलिनोमा वगैरह सारे होते हैं ना, वो इनहैंस करते हैं. तो क्या हुआ फिर? सर नहीं आ रहा अभी दिमाग में. खुद ही बोल दिया आपने आंसर और फिर ये भी नहीं था. इंसुलिनोमा है इसका आंसर? ये हाँ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है. फिर आपने देखना है ठीक है कि इंसुलिनोमा में और ग्लूकागोन का जो ट्यूमर होता है ग्लूकागोनोमा क्या होता है, वाइपोमा होता है जी, वो उसकी हाँ, डिफरेंट फिर उनमें क्या वेराइटीज. क्या फर्क है वो चीजें फिर उसमें चला जाएगा. दूसरी चीज, ठीक. एक और चीज जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को प्रैक्टिकल उस पे बता रहा हूँ ना, कि जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह के क्लासिक इनहेंसिंग लीजन्स मिले. ये तो क्लासिक केस है कि इनहेंसिंग है, इंटेंस इनहेंसिंग मिलेगा इंसुलिनोमा विद कैल्सिफिकेशन. लेकिन जब ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स बड़े हो जाते हैं ना तो बड़े ट्रिकी होते हैं. When neuroendocrine tumors are large, they become cystic with calcification. Cystic और calcified mass आपको मिलेगा, cystic calcified. तो फिर आपने बड़ा confusion हो जाता है, क्योंकि आपके पास cystic masses जो होते हैं, म्यूसिनस होता है, सीरस होता है, आप उस तरफ भी सोचते हो क्योंकि cystic आ रहा है. तो उसमें आपको हो सकता है कि सॉलिड एनहेंसिंग कंपोनेंट मिल जाए, वो क्लू होगा कि ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, या आपको इसके हाइपरवेस्कुलर मेट्स मिल जाएंगे लिवर में, तो ये आपके लिए क्लू होगा. तो आपने इसके साथ डिफरेंशिएट करना होता है. अगर न्यूरो एंडोक्राइन कहने का मकसद ये है कि जब न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स बड़े होते हैं, दे आर अगली, दे आर सिस्टिक एंड दे हैव सॉलिड कंपोनेंट, लुक फॉर एनी hypervascular mets to confirm whether it is a any cystic lesion of the pancreas or insulinoma, ये neuroendocrine tumor. तो इसके भी कुछ पॉइंट्स होंगे, वो आप लोग रेडियोपीडिया या कहीं से पढ़ लेना. ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था. ठीक हो गया. नेक्स्ट केस Dr. Atika. डॉक्टर आतिका मैडम. डॉक्टर अंबर आप ले लें मैडम. डॉक्टर अंबर. डॉक्टर शजीना. ओके. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. I am provided with CT abdomen post contrast images at the level of the kidneys, in which I can appreciate there is a soft tissue soft tissue density lesion is noted
along anterior abdominal wall in mid region, with surrounding fat stranding as well. However, I cannot appreciate any other abnormality. Visualize kidneys are appearing normal, and visualize liver and spleen is also appearing normal. And I can appreciate ये filling defect आ रहा है within the SMA. Um, शाबाश hello. जी जी गुड गुड So there is appreciated a filling defect. Filling defect is noted in SMA, which is likely thrombosed. In next image, I can appreciate there is, I can appreciate edematous, edematous or wall thickening is noted in the jejunum and ileal loops, along with collateral formation is also noted. So these are likely suggestive of SMA thrombosis, which is leading to ischemia of the gut loops, along with collateral formation. Okay, these are the coronal images in which I can appreciate there is a filling defect is noted within SMA, and along with however, however, there is no extension of this thrombus is noted within the aorta or any other vessel. Rest of the study is appearing normal. SMA की thrombosis is leading to the small bowel Ischemia. ischemia Sir, ischemia और अभी जी इतनी सर डेवलप नहीं हुई सर ये Proud- जो फर्स्ट इमेज में एक सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी लीजन सा आ रहा था एंटीरियर एब्डोमिनल lesion वॉल नहीं, के लॉन्ग, वो क्या था सर? कुछ भी नहीं है वो वैसी जी collapsed सर bowel वो collapsed bowel पड़ी हुई है ओके not lesion और ठीक है एक्सक्यूज मी सर, आपने ये जो SMA थ्रोम्बोसिस है और इसमें वो तो खैर थ्रोम्बस नजर आ रहा है, इसमें वो जो SMA सिंड्रोम होता था सेकंड इमेज में वैसा नहीं लग रहा था? नहीं नहीं वो नहीं नहीं उसका नहीं वो एंगल उसमें बड़ा नैरोड हो जाता है इसमें SMA सिंड्रोम नहीं दिखा रही सैजिटल ओके में सर। सैजिटल में इसमें आपको बोवेल यही अच्छा बता नहीं कर रही अभी बताने की कोशिश ये करते ना देखिए ये प्रॉक्सिमल SMA है इट इज नॉट थ्रोम्बोस्ड येट जी सर तो ये बड़ा इजी मिस होने वाला केस है कि अगर आप एक्सियल में देख रहे हैं तो एक्सियल में जब आपका यहाँ से कट होगा यहाँ से कट होगा और यहाँ से कट होगा यहाँ तक जितने भी कट होंगे उसमें आपको SMA में कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो लुक फॉर द सैजिटल इमेजेस टू लुक द होल एक्सटेंट ऑफ द SMA हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टल थ्रोम्बस पड़ा हो इसका थ्रोम्बस बहुत डिस्टल था और इसकी इस्कीमिक चेंजेस अभी इतनी ज्यादा नहीं वो हुई हमने इसको अर्ली सर पिक कर दिया एडिमेटस चेंजेस आ रहे थे जी सर एडिमेटस है लेकिन अभी अर्ली अर्ली वो है इतनी सिवियर चेंजेस नहीं है तो हो सकता है ये मिस होने वाला केस था तो इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज ट्राई टू लुक मैं जैसे कहता हूँ कि जो भी केस है उसको कोरोनल सेजिटल तीनों में देखा करें उसकी एनाटमी और आपको वहाँ कोई एबनॉर्मेलिटी पिक हो जाएगी इसमें तो चले स्पॉट इमेज थी ना जो उसमें स्पॉट आपको दिखा दिया कि इसमें फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस होंगी हो सकता है उसमें यहाँ जब प्रॉक्सिमल इस जगह या इस जगह जब था तो इधर फिलिंग डिफेक्ट नहीं होगा तो पकड़ना मुश्किल होगा देन लुक फॉर द coronals as well an exam and also in the practical life next case Okay, these are the CT abdomen, axial and sagittal view, in which I can appreciate there is I can appreciate there is thickening of the mucosal folds are noted within the stomach. However, lumen is appearing patent. Visualize visualize kidneys are appearing normal and liver is also appearing normal
On subsequent image, I can appreciate there is the mucosal fold thickening is noted within the stomach, and image. Okay, I can also appreciate thickening of folds are also noted in ascending colon. However, I cannot appreciate any evidence of obstruction. So, based on these findings of mucosal fold thickening, my likely diagnosis is Menetrier disease. Further, I want to proceed Menetrier disease, which leads to hypoproteinemia. So, I would like to proceed with एल्ब्यूमिन लेवल्स कराएंगे सर। इसमें हम प्रोटीन का लेवल कराएंगे। ठीक है, ये क्या चीज है? सर इसमें एयर भी आ रही है आउटसाइड द ल्यूमेन ऑफ एयर किधर है? हाइपरवेस्कुलर। सर ये स्टमक के इंटीरियरली मुझे लग रहा था जैसे एयर आ रही है, कोई नीमोपेरिटोनियम का एलिमेंट इसमें। ये जो मैंने गोल सा बनाया है आपके पास है? ये सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी कोई लीजन है विच इज इनहेंसिंग। अभी डॉट्स को कनेक्ट करें। ओके सर, ये पेनक्रियास का कोई लीजन है विच इज लीडिंग टू mucosal fold thickening of stomach, any gastrinoma। और इसको क्या कहते हैं? Zollinger-Ellison syndrome, Zollinger-Ellison syndrome। मोस्ट लाइकली ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, और ये जो थिकनिंग है ये ड्यू टू गैस्ट्राइट प्रोडक्शन है थ्रू द गैस्ट्रिनोमा। ठीक है सर, इसमें नीमोपेरिटोनियम नहीं आ रही सर, इंटीरियरली एयर स्पेक्स तो आ रहे लग रहे थे इसमें। ये वाले? और ये स्टमक के इंटीरियरली एयर। जी हाँ, उसको फिर देखेंगे, कंफर्म करेंगे, लेकिन ये नहीं था, ये बावल के अंदर थी। ये क्योंकि एक इमेज लगाई है तो सुपर इम्पोज हो कैसे लग रही है। ठीक है सर, मैडम नंबर? जी सर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है मैडम। ओके सर। सर ये स्टडी कौन सी है? ये तो आप लोगों ने मुझे पढ़ाना है, न्यूक्लियर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। सर MIBG स्कैन है? ये ऑक्ट्रियोटाइड स्पेक्ट। Okay, sir, I am provided with octreotide PET scan in which I can appreciate there is multiple areas of increased radiotracer uptake centered within the right iliac fossa. Consistent with the carcinoid tumor of the small bowel would correlate with the CT findings. ये स्पॉट इमेज मैंने लगाई है, और कभी कभी ना न्यूक्लियर लगा के आपको वो दिखा सकते हैं डायरेक्ट, यानी कार्सिनोइड ट्यूमर ही आपको हो सकता है डायरेक्ट न्यूक्लियर स्टडी लगा लें। तो चैट में जिसको इनका न्यूक्लियर स्कैन्स का ज्यादा अच्छा पता है वो हमारे साथ शेयर कर ले, और ऑक्ट्रियोटाइड के बारे में बता दे कि हम कब कब करते हैं और इसमें हमें कौन कौन सी पैथोलॉजीज नजर आती हैं। तो कोई भी वॉलंटियर जिसने पढ़ा हो वो हमें बता दो। सर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के लिए वैसे तो करते हैं, ये तो पता है, लेकिन कार्सिनोइड्स वगैरह के लिए भी, और ये बाकी इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अपटेक है। लिवर वाली जो है वो भी फिजियोलॉजिकल है जो आ रही है, सर मतलब लेकिन वो ना कोई बहुत मेटास्टैटिक। मेटास्टैटिक भी हो सकती है, लेकिन वो एक सिंगल फोकस है और बहुत बड़ा है, उसको देखना पड़ेगा। कोई ऐड करना चाहता है तो? सर इसमें ये एक कार्सिनाइड का डिपॉजिट है और लीवर में मेट्स हैं, हेमरेजिक, और बाकी भी मेट्स हैं।
तो ये मल्टीपल मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स है, और जो प्राइमरी है वो कार्सिनोइड ट्यूमर है। बाकी कौन कौन से ट्यूमर जो होते हैं वो न्यूरो, कौन कौन से जिसमें हम ये स्कैन कराते हैं? बच्चों में कौन सा ट्यूमर कॉमन है जिसके लिए कराते न्यूरोब्लास्टोमा। सिर्फ यूक्रोमोसाइटोमा भी लेता है MIBG। हैं? हाँ, सर इसमें डिफरेंट इसके लिए करते हैं, डिफरेंट कार्सिनॉइड ट्यूमर हो गए, पैरागैंग्लियोमास हो गए, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के लिए, पिट्यूटरी एडिनोमा के लिए, और न्यूरोब्लास्टोमा है इसमें, और मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, पैंक्रियाटिक आइलेट ट्यूमर, और इसके अलावा मेनिंजियोमा, एस्ट्रोसाइटोमा और ब्रेस्ट कार्सिनोमा और लिम्फोमा के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन न्यूक्लियर स्कैन्स है ना, इनकी आपको कंट्रास्ट और इनकी वो इसको करते हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, और कौन कौन सी पैथोलॉजीज के लिए करते हैं, तो ये क्लासिक जो केसेस है ना, ये आपको आने चाहिए, एग्जाम में लगाते हैं मेरे सर उसमें इन्होंने। इसमें मैं कुछ ऐड करूं? हाँ, करने का। सर इसमें देते हैं इंडियम लेबल ऑक्टीरोटाइड, ये जो है सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है, और इसको एक्टीरोटाइड स्कैन भी कहते हैं। ये जाके फिर वहाँ पे जो ऑर्गन है जो अपटेक शो करता है, जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है उसमें भी सोमेटोस्टेटिन होता है ना, तो वो वहाँ पे जाके इसी वजह से इसकी अपटेक वहाँ पे ज्यादा होती है, और जहाँ के पे इसके मेट्स होंगे वहाँ पे भी अपटेक इसकी ज्यादा आएगी। ठीक है, जबरदस्त। जी सर। सर आप कुछ बता रहे थे, आपके टॉक्स में कोई आया था? मेरे ख्याल से बोन्स कैन था, ऑस्टियोमाइलाइटिस था ह्यूमरस का ना, तो उसमें अपटेक आ रही थी, रेगुलरिटी थी ह्यूमरल हेड की, तो मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस बनाया। फिर उसके एक रेडियल एस्पेक्ट में ना एक स्पॉट था, तो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा था ये पिंडी में कोई थे एमएस के लिए कि ये क्या स्पॉट, ये स्पॉट क्या आ रहा है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ से उसने कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्टर किया है, तो वो जो स्पॉट आ रहा है ना वो कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्टर का आ रहा है, तो ये भी आप देख लें बोन्स क्या है वो। सर इसमें अपटेक मार्क कर दें जो हुए एब्नॉर्मल। ये जो लिवर में आ रहे हैं दो, मेरे ख्याल से ये जो पैरारीनल भी आ रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है ये नॉर्मल है, एक बावल में आ रहा है और एक राइट इलिकोसा में आ रहा है। I am provided with axial and coronal CT images, contrast enhanced, in which I can appreciate a well distended fluid filled bowel loop within the pelvis. However, I cannot appreciate any associated lymphadenopathy. Yes, bilateral lymph node present. हाँ, इसको आगे लेके चलें, क्या बनना थी? Sir, fluid filled distended bowel loop है pelvis में, और एक्सियल पे भी वैसे ही नजर आ रहा है, कोई अंदर एनहांसिंग कंपोनेंट नहीं है। ऐसी में जाए तो आप क्या सोचेंगे? राइट आइलिक फोसा में होती तो मैं कोई अपेंडिक्स की वो सोचती, या फिर इधर कोई पेरी फैट स्टैंडिंग भी नहीं है सराउंडेड, कोई डाइवर्टिकुलाइटिस वाली पिक्चर भी नहीं है। अपेंडिक्स इस लोकेशन में हो सकता है? सर हो सकती है, उसकी लोकेशन होती हैं। तो अपेंडिक्स अगर ऐसी हो तो फिर हम क्या करेंगे? सर म्यूकोसील ऑफ अपेंडिक्स सोचते हैं। कोई स्टैंडी चेंजेस, कुछ अक्यूट अपेंडिसाइटिस वाली चेंजेस नहीं है, फ्लूइड सर वो डिस्टेंडेड है, ठीक है। उसके वॉल बाद तो उसमें आप टॉप पे सोचेंगे कि म्यूकोसील ऑफ द अपेंडिक्स तो नहीं, इसको आप कंफर्म करेंगे विद अदर इमेजेस, किसका ओरिजिन सीकम के साथ या रेट्रोसीकल या इस तरह उधर सराउंडिंग से हो रही है।
और अगर वो थोड़ा सा डिस्टली हो रहा है फिर क्या सोचेंगे? सर या यही अगर थोड़ा प्रॉक्सिमली हो रहा है इन द आइलियम, फिर क्या सोचेंगे? किसी लूप का ब्लाइंड एंडेड ट्यूबुलर लूप है, अब मैकल्स डायवर्टिकुलम सोचेंगे तो मैकल डायवर्टिकुलम, सही है। जी सर। तो इसके दो डिफरेंशियल होंगे और उसको आप कंफर्म करेंगे कि इसका ओरिजिन किधर है। तो ये दो डिफरेंशियल इसमें आते हैं। ये केस था म्यूकोसील ऑफ द अपेंडिक्स का, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन का आपसे पूछते हैं जो सबको पता है कि क्या है? सुडोमिजोमा कैपिटोना है। हाँ, डॉक्टर प्रेमा कभी तो ये आपको केस इस तरह भी लग सकता है। तो ये दोनों चीजें जाके गूगल इमेजेस में जाके ये जो अपना मिकल्स डायवर्टिकुलम, मिकल्स डायवर्टिकुलाइटिस, इसकी इमेजेस भी देख लें। ये भी एग्जाम में, टॉक्स में या वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं और इसके डिफरेंशियल्स में आएगा। थैंक यू सर। Yes. This is CT scan, pelvis, axial and coronal images, in which I can appreciate there is a large soft tissue density. Mass lesion is noted in the region of the pelvis anterior to the sacrococcygeal vertebral body, which is having specks of calcification, and it is causing displacement of the bowel loops anteriorly, and posteriorly it is causing erosion of the coccygeal lower sacral and coccygeal vertebral bodies, and rest of the vertebral bodies are normal. Bilateral femoral heads are normal. एंटीरियरली बॉवल लूप्स को डिस्प्लेस किया हुआ, बट उसको उसके अंदर मुझे इन्वियन नहीं लग रही, सो आई विल गिव द डायग्नोसिस ऑफ सैक्रोकॉक्सिजल टेराटोमा विच इज़ इन द इंट्रा पेल्विक इन ओरिजिन, सजेस्ट गिविंग मतलब एक्स्ट्रा पेल्विक मुझे इसका कंपोनेंट नहीं लग रहा, तो ये स्टेज 4 है ऑफ द टाइप 4 ऑफ द सैक्रोकॉक्सिजल टेराटोमा। नेक्स्ट मैं बाकी इमेजेस भी देखूंगी, और मैं इसमें वैसे मेट्स के चांसेस इतने नहीं होते, सो मैं नेक्स्ट पेशेंट को रेफर करूंगी फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, आपने क्या डिफरेंशियल्स दिए थे दोबारा बताएं? सर मैंने वैसे डिफरेंशियल नहीं दिया था, मैंने सैक्रोकॉक्सिजल टेराटोमा बनाया था। वैसे अदर डिफरेंशियल में मैं इसको कॉर्डोमा दूंगी क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड है। और कैल्सिफिकेशन, पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन, तो आप पेरिफेरल। हाँ और सेंट्रल में आपको कोई इस तरह कैल्सिफिकेशन नहीं मिल रही, तो आप कोशिश किया करें कि डिफरेंशियल दिया करें ओके ओके सर। और फिर उसको अपने उसके साथ वो कर दें कि आपको कौन कौन सी उसमें, यानी इस जैसे इसमें फैट रीजन नहीं में मिल रही, तो हाँ, मैं इसलिए टेराटोमा की तरफ कम और कॉर्डोमा की तरफ ज्यादा। ज्यादा, तो उस तरह आपने उसको प्लस माइनस उसके जो पर्टिनेंट नेगेटिव्स पर्टिनेंट पॉजिटिव्स करके उसको आपने टॉप और नीचे लेके जाने हैं। तो ये केस जो था वो कोर्डोमा का था। वेरी गुड। This is CT scan abdomen, axial and excellent coronal images in which I can appreciate there is a soft tissue density. Enhancing lesion is noted uh, s- involving the um, fluid filled bowel loop. मुझे ये स्टमक का लेन लग रहा है एंटीरियरली, तो और बाकी लीवर नॉर्मल है, बाकी बॉवल नॉर्मली एनहांस कर रही है, और कॉर्नल इमेज पे भी वो लियन मुझे अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये सिंगल लियन है, मुझे और कोई लियन नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो मैं इसको एडिनोमेटाइड पोलिप की तरफ लेके जाऊंगी। और मैं नेक्स्ट बाकी इमेजेस देखूंगी अदर लियंस के लिए, लेकिन एक बड़ा और एनहांसिंग मैस और सिंगल और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि एडिनोमेटॉइड पोलिप है। और मैं बाकी इसके इमेजेस देखूंगी टू रूल आउट द अदर पोलिप्स। और नेक्स्ट मैं इसको रेफर करूंगी फॉर द बायोप्सी, एंडोस्कोपिक बायोप्सी। ठीक है, इनहेंसिंग
पॉलीपॉइडल सा मैस है जो कि अंदर की तरफ वो आ रहा है, विद इन द ल्यूमेन आ रहा है, और इसमें पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट है। तो एक हमने देखा था एक लार्ज सा लीजन जो कि एक्सोफिटिक था अवे फ्रॉम द ल्यूमेन, और उसका ग्रेटर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर, तो वो था मैलिग्नेंट जिस्ट। तो ये क्या निकला, ये एडेनोमेटॉइड पोलिप, और क्या हो सकता है? बेनाइन जिस्ट। बेनाइन जिस्ट। और क्या हो सकता है? डिफरेंशियल Submucosal metastasis. हाँ, और क्या हो सकता है? सबम्यूकोजल ट्यूमर। मैट्स। हाँ, ओके। कार्सिनाइड मेट्स, कार्सिनोइड के मेट्स। और क्या हो सकता है? मेलानोमा, मेलानोमा। और क्या हो सकता है? एक्टोपिक पैंक्रियाज। एक्टोपिक पैंक्रियास। ये सारे आपको सब ओके। म्यूकोजल जो है ना, इनके डिफरेंशियल्स आप लोग पढ़ना। सब म्यूकोजल एंडो, इसकी तरफ एंडोल्यूमिनल ट्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो दिस टर्न आउट टू बी अ जिस्ट ट्यूमर। तो ये आपको सारी, यानी पोजिशनल जो रेडियोलॉजी होती है ना, वो लोकेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लोकेशन, अगर आपको ये लोकेशन इस मैच मिल गया तो आपने उसके 4-5 डिफरेंशियल्स अपने जहन में रख देने हैं। वो आप टॉक्स में भी लिखेंगे और उसमें वाइवा में रूल आउट करते जाएंगे, तो आपको एग्जामिनर खुद उसकी तरफ गाइड कर लेगा कि ये क्या चीज। ये मेरे ख्याल से लास्ट केस है, ये पहले भी देखा है। डॉक्टर उजाला, मैडम ये आप ले लें। This CT scan axial cuts with contrast at the level of the kidneys. There is a large heterogeneous lesion which is noted in the abdominal cavity. It is extending from the level of the bilateral iliac vessels, and it is showing enhancing areas in it. However, no calcification is noted. It is displacing the bowel loops laterally. It is extending anteriorly up to the abdominal muscles. No calcification is noted in it. In the first image, sir, इसमें both kidneys appears normal, liver is normal. No air under free air is noted. Mild ascites are noted. Mild fluid is noted in the hepatorenal pouch. एक इमेज 1 है, पहले उसमें पैथोलॉजी देखें, फिर एक इमेज 2 है। टॉक्स में इस तरह की 2 लगी होंगी। तो 1 जी में मैं सर। क्या दिखा रहा हूँ? सर 1 में एक तो माइल्ड फ्लूइड नजर आ रहा है, और और स्टमक वॉल की थिकनिंग सर नजर आ रही है, लो डिस्टेंडेड, डिक्रीज डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द स्टमक है। हाँ, और एंटीरियरली काफी मार्क थिकनिंग है। दिस थिकनिंग इज नॉट ड्यू टू अंडर डिस्टेंशन। ऐसे ही लग रहा है कोई मैस है और उसमें एनहेंसमेंट भी लग रही है। दूसरे ल्यूमिनल में नर्व। दूसरे में एक इल डिफाइंड सा पेल्विक मैस है, जी सर। लार्ज सा। और मैं सर कह रहा हूँ किडनीज ओवरीज भी देखेंगे फॉर स्टमक मास विद क्रूकनबर्ग। हाँ, तो ये जो था ये ओवेरियन ओरिजिन का था मैस, सिर्फ आपको मिड लोअर पेल्विस में दिखाया, पेल्विस रीजन। तो ये केस था क्रूकनबर्ग ट्यूमर का। तो ये हो सकता है आपको इस तरह की इमेज लगी है, और ये सिर्फ ये दिखाने के लिए, आपकी आई ट्यून कराने के लिए कि हो सकता है टॉक्स में ये इमेज आ जाए। तो जितने ज्यादा आप इमेजेस देखेंगे उतना ज्यादा आपकी आई ट्यून होगी। हमने पिछले उसमें भी क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स के 2 केसेस देखे थे पिछले लेक्चर में। बस ठीक है, यही केसेस है। बाकी आगे जो है ना, एग्जाम के जितने केसेस आए इस्लामाबाद में, लाहौर में, उनकी स्लाइड्स बना के उनको रिवाइज करते हैं। तो रात को जब भी अवेलेबल हो, जब भी आप लोगों को क्लास के लिए अवेलेबल हो ना, तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं सारे इम्पोर्टेंट केसेस की सर स्लाइड्स आप बना कर लिया करें, रोज क्लास अवेलेबल होते हैं हम सारे। चलो सही है। तो जितने भी एग्जाम के केसेस आए ना, तो नेट से और अपनी कलेक्शन से ढूंढ ढूंढ के ना सारे वो सेशंस में हम कर लेंगे, ताकि
मैक्सिमम केसेस हम एग्जाम तक कितने दिन है, 10 दिन या कम है? सर ये रिक्वेस्ट है कि आप डेली कर लिया करें तो हमारे लिए भी काफी बेटर होगा, अब जब तक पेपर नहीं, वाइवा नहीं हो जाता। चले वाइवा तक हम डेली क्लास रखते हैं। 17 तक तो मैं इस्लामाबाद में हूँ तो रह सकता हूँ। हो सकता है कुछ दिन मेरी ट्रेवल कर रहा हूँ, लाहौर का मेरा प्लान है, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास मिस ना हो। तो इंटरनेट यस सर मौजूद प्लीज, इंशाल्लाह लूंगा। तो बहुत डेली फेवर होगी आप हमारे लिए वाकई। क्योंकि सर इसमें फर्स्ट टाइम में एक दफा काफी दिखा कुछ दें। आपका लगता है। सर बिल्कुल फर्स्ट टाइम में जो था, फर्स्ट वाला क्या आप पूछ रही है? फर्स्ट केस एक दफा दिखा दें सर प्लीज, वो मिस हो गया था। एक मिनट। तो अभी हम इम्पोर्टेंट केसेस के थ्रू चलेंगे आगे, जो जो केसेस आ चुके हैं, और एक बड़ा सेशन रखना है, वो देखें क्या होता है उसका। मैं प्लान तो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो फिर एग्जाम फिर वो जी सर, बड़ा सेशन भी रख लें सर, उसके लिए भी हमें बता दें संडे के दिन। हाँ, संडे, नेक्स्ट संडे प्लान किया है, लेकिन मेरे साथ जो दो साथी हैं उनकी अवेलेबिलिटी देखते हैं। तो ये जी पहला सर। केस ये था। इंटरेक्टिव स्टेशन जो हैं वो काफी डीप से आते हैं, किसी दिन आप उसके भी कुछ लेक्चर हो तो उसके भी थोड़ा सा वो हमें दे दें, प्लीज कर दें। हाँ चलें, वो भी हम देख लेते हैं। थैंक यू ये सर। था फर्स्ट केस, इसमें मल्टी लोक्यूलेटेड मल्टीसिस्टिक से लीजन्स था मिजेंट्री में। उसका ओरिजिन हमने देखा, इट इज नॉट इन द पेनक्रियास, रादर इन द मिजेंट्री एंड नॉट विद द प्राइमरी ट्यूमर। जी सर, थैंक यू सर। Sir Ishan, it was an excellent session, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, तो sir. एक और खुशखबरी है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो हमारे वर्ल्ड कप में चांसेस हैं। हमने मैच मिस कर दिया, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.